हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आज 1 जनवरी 2021 यानी नव वर्ष के प्रथम दिवस की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप नए साल में उन्नति के नए मार्ग पर चलें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, खुश रहें। स्टूडेंट्स, नए वर्ष के इस प्रथम दिवस पर आज के इस वीडियो क्लास में हम एक नए टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं और टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं, या ये कहें उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं, या ये कहें उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जब उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पढ़ना हमने स्टार्ट किया था, उस समय भी हमने कुछ बातों का जिक्र किया था। वो बातें आपको यहां पता होनी चाहिए कि उत्तर व्यवहारवाद के जो मुख्य प्रवक्ता थे वो कौन थे? डेविड ईस्टन। और आपको पता है, हम पहले इसके बारे में अध्ययन कर भी चुके हैं कि डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के भी एक प्रमुख प्रवक्ता थे, प्रमुख वक्ता थे। और डेविड ईस्टन शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्वान थे, राजनीतिक शास्त्री थे। तो उन्होंने व्यवहारवाद के विकास में, या ये कहें कि व्यवहारवादी क्रांति को शुरू करने में डेविड ईस्टन का बड़ा योगदान था। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई थी, जैसा हम व्यवहारवाद में इसको पढ़ भी चुके हैं। और इन व्यवहारवाद की इन 8 विशेषताओं को व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला भी हमने कहा था। यानी व्यवहारवाद की डेविड ईस्टन ने जो 8 विशेषता बताई, उनको हम किस नाम से जानते हैं? व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला। लेकिन हुआ क्या कि डेविड ईस्टन ने इस बात को महसूस किया, उन्होंने समझा कि सामाजिक संदर्भ में व्यवहारवाद है वो निष्क्रिय है, अनुपयोगी है। इसका मतलब व्यवहारवादी क्रांति का एक प्रकार से सामाजिक संदर्भ में उचित नहीं है, वो सक्रियता उसकी नहीं है या उपयोगिता उसकी नहीं है। यही कारण था कि डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के प्रवक्ता होते हुए भी उन्होंने व्यवहारवाद की कमियों को पहचाना और उसके स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति का आगाज किया, जिसके बारे में हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बेसिक जो बातें हैं वो पिछले क्लास में हम देख भी चुके हैं। आज हम देखेंगे यहाँ पर डेविड ईस्टन ने ही उत्तर व्यवहारवाद की भी 7 मूल मान्यताएं बताई हैं, आधारभूत मान्यताएं बताई हैं, जिनका आज के क्लास में हम एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की जो 7 विशेषताएं बताई, 7 मान्यताएं बताई, वो निम्नलिखित हैं, जो आप बोर्ड पे देख भी सकते हैं। इन मान्यताओं को आप एक एक करके बोर्ड पे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो मान्यता थी इसकी, वो थी तकनीकी से पूर्व सार तत्व पर बल। व्यवहारवाद में तकनीकी पर अधिक बल दिया गया, व्यवहारवाद में तकनीकी पर अधिक बल दिया गया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि ऐसा तकनीकी पर विशेष बल तो दे दिया गया, विज्ञान की भांति वैज्ञानिक तकनीक को अपनाने की बात उसमें की गई, लेकिन इससे उस अध्ययन की जो प्रासंगिकता है वो खो गई, या ये कहें कि वो अध्ययन अप्रासंगिक हो गया। व्यवहारवादियों ने, या ये कहें कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादियों की इस कमी को पहचाना और उन्होंने कहा कि तकनीकी से पूर्व जो सार तत्व है उस पर बल देना चाहिए, यानी अध्ययन ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रासंगिकता हो, या प्रासंगिकता के महत्व पर मूल बल इनके द्वारा दिया गया। जहां व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग पर अत्यधिक बल दिया तथा शोध के उद्देश्य की उपेक्षा की, उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि वैज्ञानिक तकनीकों के साथ साथ
अध्ययन के उद्देश्य या ये कहें कि सार तत्व है उसको, उस पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, उसको महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। वस्तुतः क्रम की दृष्टि से तकनीकी से पहले सार का स्थान आता है। पहले अध्ययन का उद्देश्य तय किया जाना चाहिए, तत्पश्चात इसकी प्राप्ति के लिए यानी उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण वह उद्देश्य होता है जिसके लिए तकनीकी को अपनाया जाता है। यदि इन दोनों में से किसी एक का त्याग करना पड़े तो तकनीकी का त्याग होना चाहिए। ऐसा उत्तर व्यवहारवादियों का, यह डेविड ह्यूस्टन का मानना था। उद्देश्य को नहीं नकारना चाहिए या उद्देश्य का त्याग नहीं करना चाहिए, यानी हमें तकनीकी और सार तत्व में जिस चीज को पहले चुनना चाहिए वो क्या होगी, सार तत्व होगी। सार तत्व को हमें पहले चुनना होगा, सार तत्व पर ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। किसी एक में से तकनीकी या सार तत्वों में से किसी एक को त्यागने की अगर बात आए तो वहां हमें क्या करना होगा, हमें तकनीकी को त्यागना होगा, ना कि सार तत्व को। तो इस प्रकार से व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद की जो प्रथम मान्यता डेविड ह्यूस्टन के द्वारा बताई गई वो है कि तकनीकी से पूर्व सार तत्व पर बल देना चाहिए। अध्ययन कैसा होना चाहिए, प्रासंगिकता लिए हुए होना चाहिए। ये पहली विशेषता इसकी हो गई। अब हम इसकी सेकंड जो दूसरी विशेषता है वो देख लेते हैं, सामाजिक परिवर्तन पर बल। देखिए, व्यवहारवादियों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए अपने अध्ययन में कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने केवल राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने का काम किया, लेकिन व्यवहारवादियों ने वैज्ञानिकता के नाम पर मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर विशेष बल दिया तथा उन मूल्यों का समर्थन नहीं कर पाए जो सामाजिक विकास या सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक समझे जाएं। वे सामाजिक उथल पुथल से उदासीन रहे, या ये कहें कि उसके सामाजिक उथल पुथल के उदासीन साक्षी बन जाते हैं और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन के वो विरोधी घोषित किए जा सकते हैं। वहीं उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य उन सभी मूल्यों का समर्थन होना चाहिए जो उचित दिशा में सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सामाजिक परिवर्तन पर विशेष फोकस रखा जाना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका, उत्तर व्यवहारवादियों इस बात के पक्षधर हैं कि सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका राजनीति शास्त्रियों द्वारा निभाई जानी चाहिए। तीसरी जो विशेषता है इसकी वो है समकालीन सामाजिक समस्याओं के समाधान पर बल। देखिए, व्यवहारवादियों ने अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने की दिशा में जरूर कार्य किया, लेकिन उस अध्ययन से समाज की समस्याएं किस प्रकार से सोल्व होंगी इस बात पर उन्होंने कोई बात नहीं की। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान की पूर्णता इस बात में है कि उसका मात्र उद्देश्य वैज्ञानिकीकरण कर दिया जाए, या ये कहें कि राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिकीकरण कर दिया जाए, इससे भला होने वाला नहीं है। अपितु उनका पूर्ण विकास एवं उसकी सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि वह समकालीन विश्व की राजनीतिक समस्याओं के समाधान में कितना सक्षम है, कितना अपना योगदान दे सकता है। समकालीन विश्व की राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के हल में यथासंभव ऐसा अध्ययन होना चाहिए जो मदद करे। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक असंतोष, राजनीतिक दबावों, तनावों, संघर्षों, सामाजिक विघटन तथा इसके पीछे सक्रिय आकांक्षाओं, भावनाओं, समस्याओं व संकटों के हल को ढूंढने में सहयोग दे, ऐसा अध्ययन होना चाहिए। आज विश्व अनेक समस्याओं यथा आणविक युद्ध का भय, शस्त्रों की जो होड़ बढ़ती जा रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म है बढ़ रहा है, सामाजिक विघटन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इन समकालीन विश्व की जो राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से किया जाता है, इस बात पर उत्तर व्यवहारवादियों ने विशेष बल दिया। नेक्स्ट, अगला जो बिंदु है, अगली जो विशेषता है, अगली जो मान्यता है वो है तथ्य मूल्य समन्वय पर बल। देखिए, परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने मूल्यों को महत्व दिया,
उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों को पूरी तरह से नकार दिया, केवल तथ्यात्मक अध्ययन, तथ्य और तथ्य की बात उन्होंने की। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों की महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि उन्होंने तथ्य और मूल्य में समन्वय करने का एक सुंदर प्रयास किया। उनका यह मतलब था कि अध्ययन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो पूरी तरह से मूल्यों पर आधारित हो, अध्ययन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो 100% तथ्यों पर आधारित हो। अध्ययन ऐसा होना चाहिए जिसमें तथ्यों और मूल्यों का उचित समावेश हो, और ऐसा अध्ययन ही वास्तव में उपयोगी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज्ञानार्जन में मूल्यों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। तो ऐसे अर्जित अगर ऐसा किया गया, ज्ञानार्जन में मूल्यों की पूर्णतया उपेक्षा की गई, तो ऐसे अर्जित ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मानव और ऐसा अर्जित ज्ञान है वो मानव समस्याओं के समाधान, समाज के हित में नहीं होगा। और नेक्स्ट और अगली जो विशेषता है इसमें वो है बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका। बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका, देखिए यहां एक बात और हमें ध्यान रख लेनी है कि व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवियों को मात्र एक शोधकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया। एक शोधकर्ता से ज्यादा बुद्धिजीवी कुछ नहीं है। बौद्धिक जो अध्ययन करता है वो एक शोधकर्ता है, व्यवहारवादियों ने यही माना। और उनका कहना था कि शोधकर्ता के रूप में ही एक अध्ययनकर्ता हो सकता है जो मानवीय मूल्यों की रक्षा के स्थान पर मूल्य निरपेक्षता के प्रति समर्पित था। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के इस पक्ष का विरोध किया। उनका मानना था कि बुद्धिजीवियों का यह बौद्धिक दायित्व है, यानी यहां बुद्धिजीवियों के लिए बौद्धिक दायित्व की बात की गई कि वे उदारवादी मानवीय मूल्यों की रक्षा के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध हों, ताकि मानवीय सभ्यता और उसकी उपलब्धियों की रक्षा की जा सके। यदि बुद्धिजीवी मानवीय मूल्यों की रक्षा के प्रति उदासीन बने रहेंगे तो समाज में बुद्धिजीवी होने के नाते उनका जो विशिष्ट स्थान और महत्व प्राप्त है उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ एक प्रकार से उत्तर व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवियों की एक अच्छी भूमिका तय की, जबकि व्यवहारवादी तो क्या कर रहे थे, उसे एकमात्र एक शोधकर्ता के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। तो इस प्रकार से इसकी पांचवी विशेषता हो गई। छठी और लास्ट अगली नेक्स्ट विशेषता है वो राजनीतिक विज्ञान, कार्य विज्ञान और मनन विज्ञान दोनों है। देखिए उत्तर व्यवहारवादियों का यह आरोप है कि व्यवहारवादियों ने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर संपूर्ण राजनीति विज्ञान को मात्र एक मनन विज्ञान बना दिया, एक चिंतन विज्ञान बना दिया तथा उसके क्रियात्मक पक्ष की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी। जबकि राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से एक मनन विज्ञान के साथ साथ एक कार्य विज्ञान भी है। अतः इसके इस दोनों ही पक्षों में उचित समन्वय और तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता है। व्यवहारवादियों की एक बड़ी भूल यह भी रही कि उन्होंने शोध कार्य से ऐसे निरर्थक और सारहीन ज्ञान का अर्जन किया जिसका सामाजिक पुनर्निर्माण में कोई ज्यादा क्रियात्मक महत्व नहीं था। तो इस प्रकार से मनन विज्ञान के साथ साथ राजनीति विज्ञान को एक कार्य विज्ञान भी उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा घोषित किया गया। नेक्स्ट अगली और जो अंतिम विशेषता, सातवीं विशेषता है उत्तर व्यवहारवाद की, वो है राजनीति का व्यवसायीकरण। देखिए उत्तर व्यवहारवादियों ने के अनुसार व्यवहारवादी की भूल यह रही कि उन्होंने शुद्ध वैज्ञानिक शोध के नाम पर राजनीतिक वैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों से संबंधित संस्थाओं को अपने सामाजिक दायित्व के प्रति उदासीन बना दिया, और वे इस स्थिति को शुद्ध वैज्ञानिक चिंतन की दृष्टि से उचित भी मानते थे। किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है, उनका मत है कि इन सभी समस्याओं या संस्थाओं को अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए सक्रिय रहना चाहिए, और रहना ही नहीं चाहिए बल्कि या दिखाई नहीं देना चाहिए बल्कि सक्रिय रहकर कार्य करना चाहिए। उनका तर्क भी वहां उनका बड़ा स्पष्ट है कि सभी बुद्धिजीवियों का यह व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक दायित्व है कि वे सामाजिक या समाज के पुनर्निर्माण के लिए कार्य करें, उसमें अपना सक्रिय सहयोग दें। तो उनसे संबंधित संघों और संस्थाओं को भी इस सामाजिक दायित्व को स्वीकार करना चाहिए। इस दृष्टि से वे व्यवसायों के राजनीतिकरण की अनिवार्यता पर बल देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति के व्यवसायीकरण
की बात यहाँ की, और ये 7 विशेषताएं एक एक करके आपने यहाँ उत्तर व्यवहारवाद की देखी हैं, जो डेविड ईस्टन के द्वारा ये 7 विशेषताएं बताई गई थी। जबकि व्यवहारवाद की कितनी विशेषता बताई गई थी? 8 विशेषता बताई गई थी। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं बताई, जिनको एक एक करके हमने यहाँ देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक पर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।